हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपने T20 का टेस्ट दिया मॉर्निंग में। और आज आपके टेस्ट का जो टॉपिक था बच्चों, वो था सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, है ना, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक था। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन बच्चों आपको टेस्ट में मिले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज आपने जो टेस्ट दिया उसका बच्चों हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो सेशन में, तो बिना समय वेस्ट करे हुए। क्वेश्चन नंबर 1, द एल्कीन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इनमें से कौन सी एल्कीन ऐसी है बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगी। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर मान लो कोई ये एल्कीन है और ये एल्कीन है, तो बेटा ये एल्कीन में डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जैसे कि ये ए और बी ग्रुप्स अटैच्ड है, मान लो कोई ग्रुप ये ए है, ये कोई ग्रुप बी है, बेटा ये ग्रुप्स कहलाते हैं टर्मिनल ग्रुप्स, या ये वैलेंसी कहलाती है टर्मिनल वैलेंसी। ऐसे ही बेटा यहाँ पर मान लो सी अटैच्ड है और यहाँ पर डी अटैच्ड है, बेटा ये कहलाते हैं टर्मिनल ग्रुप्स या टर्मिनल वैलेंसी। तो बेटा ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, यानी ए और बी डिफरेंट होने चाहिए, और ऐसे ही सी और डी भी बताओ क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यानी एक कार्बन से ऊपर और नीचे की ओर जो दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दोनों वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप्स अगर आ रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल बेटा उस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पास होगी। आइए देखते हैं ऑप्शन डी, 2 मेथिल ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन की एल्कीन, बेटा ये रही ब्यूटीन, ब्यू2 दूसरे पर, और दूसरे पर ही एक मेथिल लगा हुआ है, तो 2 पर मेथिल ये लगा दिया आपने, बताओ क्या, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, है ना। तो ये दूसरे पर ही आपने मेथिल लगा दिया। अब आप बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी भी कि या ये नहीं करेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये देखो, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे उधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, ये पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगी। 2 ब्यूटीन, तो भैया ये रही 2 ब्यूटीन, ठीक। अब इधर देखो, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, तो इधर देखो ऊपर एक मेथिल है, एक वैलेंसी पर मेथिल है, दूसरी वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी पर मेथिल है, दूसरी वैलेंसी पर बताओ क्या है बेटा, हाइड्रोजन है ना। तो बताओ क्या ये हमारी टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बिल्कुल बेटा, ये एल्कीन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इनमें से ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बाकी आप चाहें तो चेक कर सकते थे, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की एल्कीन, बेटा यहां तो बताओ देखो एक कार्बन पे सेम ग्रुप आ गए 2, बेटा CH है ना, ये नहीं करेगी। ऐसे ही ऑप्शन बी भी नहीं करेगी। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन संख्या सी। लेट्स मूव आगे। द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आपको यह बताना है इन कंपाउंड्स में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक। देखो बेटा, आप अगर इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ, जैसे मान लो मैं ऑप्शन बी का स्ट्रक्चर बनाए, ऑप्शन बी में लिखा 2 क्लोरोपेंटेन, पेंट मतलब 1 2 3 4 5, दूसरे पर लगा है बेटा क्लोरो, तो दूसरे पे लगा दो Cl, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 वैलेंसी इस कार्बन की हो गई, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई होगी। तो बताओ चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप हैं, बताओ क्या बच्चों हम ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोल सकते हैं। तो बताओ ये हो गया। अगर हम तुमसे पूछें कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, तो बताओ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कायरल सेंटर होता है, मोस्टली वो ऑप्टिकली एक्टिव होते ही होते हैं। तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे ही आप देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, ये रहे 2 पर क्लोरो, लगा दिया आपने 2 पे क्लोरो, बहुत बढ़िया। अगली वैलेंसी पर H, बताओ फिर से यहाँ एक कायरल सेंटर है, और बेटा अगर एक कायरल सेंटर होता है तो 99.99%, एक आध एक्सेप्शन होते हैं, उसके अलावा ऑप्टिकली एक्टिव होता ही है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे ही देखिए 2 क्लोरोप्रोपेनल, प्रोपेनल है ना, यानी अल्डिहाइड, तीसरे नंबर पर अल्डिहाइड है, बताओ जरा 2 पर लगा हुआ है क्लोरो। अब इधर देखो बेटा, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो तो इसकी अगली वाली वैलेंसी पर H होगा, बताओ हर तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो क्या ये भी कायरल सेंटर है, यानी ऑप्शन ए बी में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। और मैंने बताया अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो 99.99% कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो 3 तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आओ बेटा ऑप्शन डी को देख लिया जाए। ऑप्शन डी क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन, ये रहा ब्यूटेन, और लगाना है 2 पर क्लोरो, तो दूसरे पर क्लोरो लगा दिया,
और दूसरे पर लगा दिया मेथिल लगा दिया, बताओ, है ना, ऐसे लगा दिया। अब आओ बताओ जरा ध्यान से देखो, तो देखो ये मेथिल और ये मेथिल, है ना, इस कार्बन पर दो सेम ग्रुप हो गए, यानी नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है बेटा, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड विल बी ऑप्शन डी। बच्चा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। देखो बेटा ये एलाइल कार्बोकटाइन है, क्या बताओ यहां पर रेजोनेंस है, बिल्कुल रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस है। और आप जानते हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में शामिल होगा क्या उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो रेजोनेंस यहां स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अगर आप यहां देखो तो सिंपली 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं। अब ये देखो बेंजाइलिक कार्बोकटाइन, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, बेटा यहां भी रेजोनेंस है, और एलाइलिक कार्बोकटाइन से यहां रेजोनेंस ज्यादा है। चूंकि आप जानते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है बेटा, तो जहां रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो बताओ इस हिसाब से स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन थर्ड में, फिर इसका बताओ कहां फर्स्ट में, और बताओ कहां सेकंड में, 3 1 2। बेटा बताओ क्या यही ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का, 3 1 2 3 1 2 3 1 2। तो करेक्ट आंसर विल बताओ क्या बेटा, ऑप्शन संख्या सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर भैया आ जाए हम लोग 4th पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। ठीक, अब इधर देखिए ये जो फ्री रेडिकल है, रेडिकल सिंगल डबल, ये रेडिकल में क्या रेजोनेंस हो रहा, ठीक है, बिल्कुल रेजोनेंस प्रेजेंट है। और उसके अलावा तीनों ऑप्शन में कहीं रेजोनेंस नहीं। आप वैसे भी जानते हैं रेजोनेंस में मतलब पाई बॉन्ड के सारे में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराते हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ में कहीं रेजोनेंस नहीं है। अब ये देखिए ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये कार्बन 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। बेटा फ्री रेडिकल के केस में स्टेबिलिटी का वही ऑर्डर होता है जो कार्बोकटाइन के केस में होता है, यानी 3 डिग्री वाला रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल होगा 2 डिग्री वाला कार्बन फ्री रेडिकल, और उससे कम होगा 1 डिग्री वाला कार्बन फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला, तो सबसे ज्यादा 3 वाला, है ना। उसके बाद 3 डिग्री 1, 2 डिग्री वाला 2, और फिर लास्ट में आएगा 4, 3 1 2 4। बताओ ना 3 1 2 4 ऐसा आंसर कौन सा है बेटा, ऐसा उत्तर आपको एक ही दिख रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या ए। मुझे उम्मीद है बेटा आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंबा चौड़ा सवाल जेल्डाल मेथड पर। पहले तो बेटा जेल्डाल मेथड और दुमा मेथड पर आपके नीट पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आपको जेल्डाल मेथड और दुमा मेथड पर मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अच्छे से आता होगा। मैं आपके लिए यहां पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। जेल्डाल मेथड से बेटा हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालते हैं बोलो बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। जेल्डाल मेथड से जो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालने का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, ये बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1.4 इंटू, अगर नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 है बेटा जेल्डाल मेथड में, या तो एसिड आपके सामने H2SO4 मिलेगा, और या तो बेटा अपने को एसिड HCl मिलेगा, तो 1.4 और नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। आप जानते हैं H2SO4 का एन फैक्टर बेटा कितना होता है, 2 होता है, तो नॉर्मेलिटी को यह भी लिखा जा सकता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी मोलैरिटी इंटू 2, और मल्टीप्लाइड में V माइनस V1/2, V माइनस V1/2, और नीचे बताओ क्या रहेगा बेटा W, और W है हमारा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर H2SO4 एसिड है तो बेटा हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब आपको लग रहा होगा यहां पर N तो नॉर्मेलिटी है, V क्या है, कैपिटल V क्या है, कैपिटल V के बारे में बता दूं थोड़ा सा साइड होकर आपको। कैपिटल V है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन। कैपिटल V क्या है बताओ, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, कितना H2SO4 लिया गया उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और ये V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। बेटा ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वॉल्यूम ऑफ NaOH used to neutralize H2SO4 लेफ्ट वाले H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए
कितना बेटा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ये है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, लेकिन जब आप सवाल पढ़ेंगे तो हमारे इस सवाल में बेटा H2SO4 नहीं HCl पर है। अगर सवाल जल्डाल मेथड में जो एसिड यूज किया जाए वो HCl आ जाए तो थोड़ा सा बदलाव आता है फॉर्मूले में। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं 1.4, बेटा HCl है तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी हो जाएगी, तो डायरेक्ट मोलैरिटी इंटू 1, यानी मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि HCl का फैक्टर 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा V माइनस V1 अपॉन बेटा हो जाएगा कितना, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि दिया होना चाहिए, बताओ किसमें, ग्राम में। ये फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट लगेगा। जब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चूंकि हमारे सवाल में HCl दिया गया है बेटा, तो हम ये जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आइए बेटा जरा देखें, वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक, वैल्यूज पुट करिए यहाँ, तो वैल्यूज पुट करिए, थोड़ा सा बेटा स्पेस बनाना पड़ेगा, स्पेस। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ छोटा छोटा, 1.4 और HCl की मोलैरिटी कितनी थी बेटा 0.1, तो नॉर्मेलिटी भी 0.1 हो जाएगी क्योंकि n फैक्टर 1 होने की वजह से जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी है। V वॉल्यूम ऑफ HCl टेकन, बताओ कितना वॉल्यूम लिया, 20 ml लिया 20 माइनस कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड NaOH का 15 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 29.5 मिलीग्राम, 29.5 मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम। जब बेटा आप ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन का जो आंसर आएगा वो अराउंड आएगा बेटा 23.7। तो 23.7 इन गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन संख्या डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद द लसेन टेस्ट रिजल्ट्स इन कॉलम 2 एप्रोप्रिएटली। लसेन टेस्ट के क्या रिजल्ट्स होते हैं उनके साथ मैच करिए। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर से आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन था। पहला बात कह रहा है एनलीन। अब बताओ इन एनलीन के लिए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट पे नंबर 1 दिया बेटा एनिलीन, ये है बेंजीन के ऊपर अगर अपन एक NH2 लगा दें बेटा, तो बताओ ये क्या है, हमारी एनिलीन। आप जानते हैं लसेन टेस्ट में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सबसे पहले उसको सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, तो सोडियम मेटल के साथ हीट करोगे तो लसेन एक्सट्रैक्ट बनेगा या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा। बेटा एनिलीन के केस में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है वो बनता है NaCN, बोलो क्या बनता है, NaCN। इसको लसेन एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं, ये बनेगा हमारा लसेन एक्सट्रैक्ट। अब जो NaCl बना बेटा, अगर क्या करें, इसको FeSO4 सॉल्यूशन से पास कर दें, बताओ किससे पास कर दें, FeSO4 सॉल्यूशन से पास कर दें और इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसको पास कर दें FeSO4 सॉल्यूशन से और इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी एसिडिक मीडियम में, है ना, FeSO4 से पास कर दें तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है Fe4 FeCN6 और बेटा ये हमारा ब्रैकेट के बाहर होल थ्राइस। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू कलर होता है। तो अब आइए मैच करिए, एनलीन के लिए मैच हो रहा है ब्लू कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। तो बताओ 1 के लिए क्या हो गया बेटा, R। 1 के लिए R हो गया तो A वाला ऑप्शन चला गया, C वाला ऑप्शन चला गया, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, हमको एक ऑप्शन और करना पड़ेगा बेटा। अब आया बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा PH और यहां लगा दिया बेटा SO3H, ये हो गया बताओ क्या बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेटा आप जानते हैं लसेन टेस्ट में सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लसेन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, तो इस कंपाउंड को जब सोडियम के साथ गर्म करोगे तो बेटा सल्फर के केस में लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है Na2S, बताओ क्या बनता है बेटा, Na2S, या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है, बताओ क्या बेटा, Na2S। अब इसको क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN होल 5 नो, है ना, ये पास करते हैं Na2FeCN होल 5 नो। तो बेटा फाइनली जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला होता है Na4FeCN होल 5 और नो की जगह यहां पर नोस हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें इस कॉम्प्लेक्स का कलर बताओ कैसा होता है बेटा, वॉयलेट कलर होता है। कैसा कलर होता है, वॉयलेट कलर। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में, है ना बेटा, कैसा कलर आता है, वॉयलेट कलर का आना कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो बताओ सेकंड का बेटा बताओ क्या हो गया, सेकंड का बताओ क्या हो गया, तो फर्स्ट का हो गया हमारा R, फर्स्ट का हो गया R,
बोलो सेकंड का क्या हो गया क्यू, सेकंड का हो गया क्यू, ये रहा सेकंड का क्यू, सेकंड का क्यू, सेकंड का हो गया क्यू। तो बेटा सेकंड का क्यू, अब आप इतने में से मैच कर सकते थे फर्स्ट का आर और सेकंड का क्यू, सेकंड का क्यू, एक मिनट, फर्स्ट का आर और फर्स्ट का आर और सेकंड का बेटा क्या होगा, 2 का बेटा है ना क्यू, ठीक, सेकंड का बेटा क्यू, तो वॉयलेट कलर विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बिल्कुल सही है, सेकंड का क्यू। बेटा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का आर और सेकंड का बेटा वॉयलेट कलर विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बिल्कुल सही है ना। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और बेटा अगर आप थर्ड वाले को भी देखना चाहें, थायो यूरिया वाले के बारे में, तो आप जानते हैं यूरिया होता है NH2CO NH2 है ना, तो CO ये हो गया बेटा हमारा थायो यूरिया, बिल्कुल सही है, थायो यूरिया विल गिव ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो चुका है, ठीक है। लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैरियस मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कैरियस मेथड पर। कैरियस मेथड से बेटा हैलोजेंस का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, तो यहां पर निकालना था, बताओ किसका परसेंटेज, परसेंट ऑफ Br। बेटा कैरियस मेथड से जब ब्रोमीन का परसेंट निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 80/188, 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC इंटू 100। बेटा हमारा ये फॉर्मूला चलेगा। आओ देखो ये दिया है 80 अपॉन बेटा कितना 188, 80/188 इंटू वेट ऑफ AgBr कितना दिया 141 इंटू 10⁻³ अपॉन बताओ कितना दिया बेटा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 250 मिलीग्राम, यानी 250 इंटू 10⁻³ इंटू 100। बेटा जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा यानी परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आएगा वो करीब 24 के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन संख्या डी। लेट्स मूव आगे बेटा। जो बेटा अब ये सवाल है डुमास मेथड का। बेटा डुमास मेथड का क्वेश्चन करना, पहले आपको दो स्टेप्स, दो फॉर्मूले जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दूं। P माइनस P एक्वस टेंशन वाला प्रेशर अगर दिया है तो घटाना करता है V1 अपॉन T1 बराबर बताओ कितना हो गया P2 इंटू V2 अपॉन बताओ कितना हो गया T2। P माइनस P एक्वस इंटू V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ठीक, पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला बेटा ये, यहां से आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू। जब आप V2 की वैल्यू निकाल लें तो फिर बेटा परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए एक फॉर्मूला और आपको लगाना है, और ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 28 इंटू V2, यहां पर V2 होना चाहिए ml में, अपॉन 224 बेटा मैं सब सिंप्लीफाई करके सबसे छोटा रिजल्ट आपको बता रहा हूं 28 V2 अपॉन 224, 28 V2 अपॉन 224 है ना। और साथ में बेटा है ना यहाँ पर W रहेगा नीचे ग्राम में, W रहेगा बेटा ग्राम में, ये मुझसे मिस हो गया। इतना फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपने 2 स्टेप लगा लिए तो बाकी खेल आपका हो गया। अब आइए भैया, ये दी है वैल्यू P की, एक्वस टेंशन वाला प्रेशर, तो ये लिखा है 725 माइनस एक्वस टेंशन वाला प्रेशर कितना दिया है 25, इनिशियल वॉल्यूम V1 क्वेश्चन में दिया होगा देखिए 40 बस, अपॉन T1 टेम्परेचर शुरुआत में कितना दिया बेटा 300 बराबर का निशान है ना। बाकी राइट साइड जो भी चीजें होती हैं बेटा वो STP पर होती हैं। आप जानते हैं STP का मतलब 1 atm प्रेशर, या mm ऑफ Hg बात करें तो 760 mm ऑफ Hg V2 अपॉन है ना STP का टेम्परेचर भी आप जानते हैं 273 पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे आप 273। बेटा यहाँ से जब आप V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 के लिए सॉल्व करने पर अराउंड आएगा आपके पास 33.52। तो बेटा जब V2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V2 के लिए आएगा अराउंड 33.52। जो ये V2 की वैल्यू आई है अराउंड 33.5, ये रहा 33.52, ये वैल्यू V2 की अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम, ये रहा 0.25। बेटा जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे तो नाइट्रोजन का परसेंट अराउंड 16 पॉइंट समथिंग आएगा,
बेटा कितना आएगा 16.77 के करीब आएगा। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे। एग्जैक्टली यहां पर 16.76। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या बी। इन द लसेन टेस्ट, आप जानते हैं लसेन टेस्ट में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ गर्म किया जाता है जिससे लसेन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर कंपाउंड में सल्फर है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर है बेटा, अगर आप उसको सोडियम मेटल के साथ गर्म करो, अगर आप उसको सोडियम मेटल के साथ गर्म करो तो जो लसेन एक्सट्रैक्ट बनता है वो Na2S बनता है, हेलोजन के केस में NaX बनता है, नाइट्रोजन के केस में बेटा NaCN बनता है। क्या बनता है? NaCN, याद रखना चाहिए। तो सल्फर अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो सबसे पहले कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए लसेन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, यानी Na2S बदलते हैं। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स A इज मोर स्टेबल देन B? ठीक, यानी लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर बेटा ये देखो अनसैचुरेटेड रेडिकल है। अनसैचुरेटेड रेडिकल या कार्बोकटायन जो होता है वो कम स्टेबल होता है सैचुरेटेड रेडिकल या कार्बोकटायन से, ये याद रखिए। तो बेटा यहाँ बी ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो बी ज्यादा स्टेबल है। अब ये देखो, अब आप ऐसे देख लो, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, आप चाहो तो अल्फा एच से देखना चाहो, हर हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ ये 3 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग का ज्यादा स्टेबल होगी बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब इधर देखो, अब जो ये वाला रेडिकल है बेटा, ये वाला रेडिकल क्या है, ये देखो, जैसे मान लो ये है पीएच, 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है, 3 फेनिल रिंग लगी हुई है, तो बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण है। और ये वाला जो रेडिकल है जिसमें 3 मिथाइल हैं, इसकी स्टेबिलिटी बेटा प्लस आई इफेक्ट के कारण है। आप जानते हैं रेजोनेंस और प्लस आई में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है रेजोनेंस बेटा, तो ऑप्शन डी में ए वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। हमसे यही पूछा गया था कहां पर ए वाला ऑप्शन ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, 5 alcohols can be drawn for C4H10O, है ना। 5 alcohols can be drawn for C4H10O, 5 अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो बेटा जो 5 स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं C4H10O के लिए, बेटा आप जानते हैं C4H10O या तो इससे अल्कोहल बनेंगे बेटा या तो ईथर बनेंगे। जो 5 अल्कोहल बनाए जा सकते हैं वो मैंने आपके सामने बना दिए हैं। अब पूछा गया है इन 5 अल्कोहल में कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब देखो ये जो वाला स्ट्रक्चर है बेटा, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप, ये कायरल सेंटर है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखो तो इस कार्बन पर चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप, ये अलग स्ट्रक्चर है बेटा। ये देखो 2 सेम ग्रुप आ गए, कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ भी तीनों सेम ग्रुप आ गए, कायरल सेंटर नहीं है। अब मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो 99.99% वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक एक्सेप्शन होता है उसके अलावा। तो बेटा ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो बताओ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स कितने हैं इसमें से? 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन संख्या बी। लेट्स मूव आगे। लसेन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल। बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है और उसका लसेन टेस्ट करना है, तो बताओ सबसे पहले सोडियम मेटल के साथ गर्म करेंगे, और जब सोडियम मेटल के साथ गर्म करेंगे तो बेटा NaCN का फॉर्मेशन होता है जो कि लसेन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। अब बताओ अगर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है पर इस कंपाउंड में कार्बन नहीं है, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको लसेन टेस्ट कराना है तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के अलावा कार्बन भी होनी चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन सी में बेटा और कार्बन नहीं है, तो बेटा ये वाला नाइट्रोजन होने के बावजूद लसेन टेस्ट नहीं दे सकता। तो यही पूछा गया था कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है फिर भी वो लसेन टेस्ट पास नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ज्योमेट्रिकल, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज द मॉलिक्यूल हैव, है ना। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स डज द मॉलिक्यूल हैव। बेटा यहाँ पर एक एल्कीन है, आप अगर ध्यान से देखो, लॉजिक से देखो तो ये एक एल्कीन है, इस एल्कीन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और यहाँ पर एक कायरल सेंटर है, इसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो अगर आप ध्यान से देखो सिस ट्रांस यानी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ से मिलेंगे और कायरल सेंटर तो देखो डी और एल फॉर्म, एक कायरल सेंटर है, तो जो 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल है ना। और स्टीरियो आइसोमर की बात करो तो बेटा स्टीरियो आइसोमर का नंबर बताओ टोटल कितना हो गया? 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर का नंबर हो गया बेटा कितना? 4। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। बेटा आप चाहें तो फॉर्मूले से भी सोच सकते थे, यही आंसर यह है। आते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बेटा आप सब जानते हैं जो स्टेबिलिटी होती है कार्बन आयन की,
है ना, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वाले इफेक्ट स्टेबल करते हैं, तो -m और -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बताओ किसके, +m और +i के, आपको पता है। ठीक, अब देखिए Cn यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट की। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर के कारण +m ग्रुप है, तो बेटा ये तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है, सबसे लास्ट में आएगा, तो सेकंड सबसे लास्ट में आएगा, फिर आएगा थर्ड, 132 132 132 132 की बात करें तो बेटा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी। ठीक, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16। लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स +m इफेक्ट। बेटा किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम या बेंजीन रिंग से अटैच होने पर +m ग्रुप वो होते हैं जनरली जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। बताओ डायरेक्टली अटैच, यहां देखो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप बेटा जनरली -m इफेक्ट शो करते हैं, तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m, है ना, ये बताओ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -m इफेक्ट शो करेगा, तो बेटा लोन पेयर होने की वजह से बेटा ये +m शो करेगा, तो 17 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अरेंज द फॉलोइंग एल्किल ब्रोमाइड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2। ठीक है बेटा, जब भी आप SN2 का रेट कंपेयर कर रहे हो तो आपको जानकारी के लिए बता दें, रेट ऑफ SN2 कंपेयर करते समय जैसे SN1 का रेट तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से कंपेयर करते हैं, SN2 का रेट कंपेयर करते समय एक तो याद रखना चाहिए सबसे ज्यादा रेट RI का होता है, एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर इस तरीके से मामला चलता। एक तो ये अगर हैलोजन सेम है तो जो SN2 का रेट होता है बच्चा वो स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, वहां पे न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से अच्छे से अटैक करेगा, तो करेक्ट आंसर मतलब वहां पर रेट ज्यादा होगा। तो देखो भैया अब आप बताओ, देखो सबसे ज्यादा देखो कम भीड़ भाड़, देखो ये वाला, ये देखो ये कार्बन 1 2 3 डिग्री, बेटा इसका ये 3 डिग्री कार्बन है, ये तो बिल्कुल मतलब SN2 ना के बराबर ही शो करेगा, तो थर्ड वाले का रेट सबसे कम होगा। अगर आप इतना भी देख लेते हैं कि थर्ड वाले का रेट सबसे कम होगा तो ऐसा आपको एक ही आंसर दिख रहा है, बाकी फर्स्ट वाले का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड वाले का, है ना, और फिर ठीक थर्ड वाले का। ठीक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड फिर फोर्थ और थर्ड, इतना ही देख लेते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी कभी कभी बेटा थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, जरूरी नहीं है कि आप सारे आंसर एकदम एग्जैक्ट ही निकालो, वहां आंसर तक ही पहुंचो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे भैया ESR का रेट देखना हो तो रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ESR का रेट उतना ही ज्यादा होगा, है ना, ESR का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए Cl और NO2 ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन NO2 ज्यादा विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो सबसे लास्ट में सेकंड होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी तो ESR का रेट सबसे कम होगा। बेटा आप इतना ही देख लेते तो आपको एक आंसर मिल गया है, क्वेश्चन 19 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर देखो Cl, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, तो बेटा अब Cl के बारे में एक बात आपको बता दें, I इफेक्ट के हिसाब से तो क्लोरीन -I इफेक्ट है, M इफेक्ट के हिसाब से +M इफेक्ट है, लेकिन ओवरऑल इसको विड्रॉइंग ही माना जाता है क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता, तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फर्स्ट और फोर्थ में देखो एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, फर्स्ट और फोर्थ में देखो बेटा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है। कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है? एल्काइल ग्रुप। बेटा इस वाले ग्रुप का एक कार्बन जिसमें 3 मेथिल अटैच्ड है, बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इस ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रिंग पे वहां पे ESR का रेट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा 4, फिर बेटा 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। आइए देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, आइए इधर देखिए भैया क्या क्या कैसे करेंगे। ठीक, अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करें तो कोई भी आप एक ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए, बाकी के सारा काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान सवाल, और IUPAC का सवाल था बेटा ये, मैंने कोशिश करी IUPAC का एक ऐसा सवाल आपके सामने रख देता हूं कि जिससे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब एक ही क्वेश्चन में काफी सारी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका आंसर हमको बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा भैया। ठीक है, ठीक, और वैसे मैं आपको बता दूं एक आध ऑप्शन भी अगर आप कर लेते तो आप उससे कर लेते, आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते थे। यहां से देखिए 1 2 3 4, ठीक, बताओ भैया 5,
देखो ये रहा मेथिल और हाइड्रोक्सी, ठीक, सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये जूनियर है तो इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। तो 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 2 पर ओन, तो ए बी का हो गया बेटा फोर्थ, बी का हो गया बेटा फोर्थ, बी का फोर्थ यार एक ही दिख रहा, एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है बी का फोर्थ, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी, है ना। इतना आसान था, कुछ मतलब ऐसा कुछ था नहीं उसमें कि आप ना कर पाते। और इधर देखिए ये CO सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक। इधर देखो तो भैया 4 पे मैथिल, और अब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो ऑक्सो लिखेंगे, 4 पे मैथिल, 5 पे ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, तो बेटा सी का सेकंड, है ना, ऑप्शन डी। तो चलो आप कमेंट क्या ही करेंगे, मैंने ही सॉल्व करके दिखा दिया। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो बच्चों, आप रिवीजन सेशन में हम लोगों से और क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताएं। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।